क्या जुगाड़ से कोई कंपनी ग्लोबली स्केल की जा सकती है या हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं? चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, इनका जो रिसर्च का तरीका है, जो मैंने महसूस किया, मैं पढ़ता लिखता बहुत हूँ, वो थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। बेंगलोर में ज़्यादातर स्टार्टअप्स अनप्रॉफिटेबल हैं, बल्कि जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं वो आपको दिल्ली एंड मुंबई में मिलेंगे। प्रोडक्ट बनाने में तो बंगलौर वाले बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बेचने में वही उनकी भी हालत। दुबई को कहते थे बहुत बढ़िया कंट्री है, अभी कल ही और एआई एजेंट ना दिखने वाला आदमी नौकरी को बहुत बुरी तरह से डाउन करेगा। जल्दी अपने दिमाग में से वो नौकरी वाला सॉफ्टवेयर निकाल लो और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वाला सॉफ्टवेयर डालो। तो पढ़ना तो रोज पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी परमानेंट वाला हो, चाहे एडहॉक वाला हो, चाहे प्राइवेट में हो। उनकी स्टेटमेंट सैम ऑल्टमैन की आपके हिसाब से इनकम्प्लीट है। हम सरकारी दुकानदार हैं कि दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। एज एन आईएएस ऑफिसर आप स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, स्टार्टअप क्या है? ये टीम है, गैंग ऑफ गुड पीपल है, अच्छे लोगों का समूह है, और उसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो पर्सन है, उनके अंदर 3 क्वालिटी है। क्या? वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है उनके, एंड फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे जो लोग होते हैं, 2, 3, 4 लोग इकट्ठा होकर एक टीम बनाते हैं, समूह बनाते हैं, और हम इसको कहते हैं गैंग ऑफ गुड पीपल। ठीक है? तो ये लोग मिल करके कुछ नया काम करते हैं, कुछ हटके करते हैं, जिसमें रिस्क होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं? कोई समस्या का समाधान देते हैं। मान लीजिए कोई समस्या, उसका कोई समाधान नहीं है, तो कोई नया समाधान देते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो समाधान है तो उस समाधान को इम्प्रूव करते हैं कि उसकी कीमत कैसे घट जाए, उसमें जो समय लग रहा है वो कैसे घट जाए, और उसको करने में जो दिक्कतें हैं वो कैसे कम हो जाए। ईज ऑफ डूइंग करते हैं। तो हम जो स्टार्टअप को अपनी भाषा में समझाने के लिए आम जनता को डिफाइन करते हैं, दे आर गैंग ऑफ पीपल, गैंग ऑफ गुड पीपल, एंड दैट पीपल हैव 3 क्वालिटी: out of box thinking, risk taking, and full of energy to provide some solution or to improve the existing solution. So this is in very simple way I have defined in my own language the startups. स्टार्टअप की परिभाषा डायनेमिक है, कहीं फिक्स नहीं है। अच्छा, आपने डेफिनेशन में अपनी यूज़ किया गैंग ऑफ गुड पीपल। इससे मुझे एक कोट याद आया, सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने कहा था एआई इतना एडवांस हो रहा है कि हमको टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक सिंगल पर्सन $1 बिलियन कंपनी को चला सकता है। मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे वर्टिकल होते हैं। फाइनेंस का वर्टिकल होता है, एचआर का वर्टिकल होता है, रिसर्च डेवलपमेंट का वर्टिकल होता है, मार्केटिंग का वर्टिकल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्टिकल होता है, ट्रेनिंग का। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में वर्टिकल की संख्या घटती बढ़ती रहती है, और उस वर्टिकल में एक हेड होता है, उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए टीम होती है। जैसे मान लीजिए एआई से क्या हो सकता है, ये कहा है कि हर वर्टिकल को ख़त्म करके केवल एक आदमी कंपनी चला दे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वर्टिकल में कम से कम एक आदमी को तो रहना ही पड़ेगा। तो जितने वर्टिकल की ज़रूरत होती है उस वर्टिकल में, उतने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उस वर्टिकल का एक आदमी असली तो चाहिए ना, तभी तो उसका नकली वाला काम कर लेंगे, वो एआई सपोर्ट कर देगा। तो छोटी मोटी कंपनी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है? अब आप ऐसे कह दो कि गूगल है, बहुत सारे रास्ता देख के जाते हैं, रोज़ हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि गूगल ने बताया और चले गए, खाई में गिर गए। क्या? तो ऐसे एआई भी एआई के सहारे माइंड ऑफ ओरिजिनल माइंड ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा, केवल एआई के सहारे चले जाएंगे तो जैसे गड्ढे में हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, गए और गिरा दिया गड्ढे में, क्या वैसे गड्ढे में कंपनी भी गिर जाएगी। तो ओरिजिनल बुद्धि की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है कि एआई से आदमी की संख्या ड्रेस्टिकली बहुत कम हो जाएगी। तो हर वर्टिकल में एक फाइनेंस का आदमी तो चाहिए ही नहीं कि वो बुद्धि लगाए कि क्या जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। हाँ, उस बुद्धि को लगाने में, अच्छा डिसीजन तक पहुंचने में, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में एआई मदद कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ को हटा करके केवल आप आर्टिफिशियल से काम चला लें, ऐसा पॉसिबल आई डू नॉट एग्री। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। मतलब
उनकी स्टेटमेंट सैम ऑल्टमैन की आपके हिसाब से इनकम्प्लीट है। कंप्लीट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि वर्टिकल्स होंगे और हर वर्टिकल का एक ह्यूमन होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा। इससे थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इंसान अपने आप को इस एआई वर्ल्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करे, क्योंकि आप देखेंगे यूपी और बिहार का एक कल्चर ये है कि 5-5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और अपनी प्राइम एज को निकाल देते हैं, बल्कि उस सिस्टम के टॉप पर आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आप इस यूथ को कैसे एडवाइस करेंगे कि भाई स्टार्टअप कल्चर में एआई के लिए प्रिपेयर्डनेस कैसे की जाए, ना कि वो सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में कुछ सेलेक्ट हो गए और कुछ नहीं हुए तो उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये एक स्किल अब कामयाब नहीं है, 2 स्किल होना ही चाहिए। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मेरी सलाह ये और यही उचित भी होगा कि अगर आप मान लीजिए 10 साल लगाए और सेलेक्ट नहीं हुए तो दुनिया आपकी ख़त्म नहीं हो गई। तो प्लान ए होना चाहिए और प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए है कि आपका जो तैयारी करना है वो करिए, लेकिन पैरेलल में प्लान बी भी बनाइए जो आपकी तैयारी में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको आईएएस की आप तैयारी करें, उसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना है, ज्योग्राफी लेना है या कोई इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल लेना या कंप्यूटर लेना, कुछ भी लेना, जो एक सब्जेक्ट आप पढ़ें जो कि आपके तैयारी में काम आएगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हम लोग वही लेते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है या जिसमें हमें अच्छी जानकारी होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो वो जो सब्जेक्ट हो उसी से रिलेटेड आप कोई पैरेलल में स्टार्टअप भी करिए। आप तो जब वो स्टार्टअप करेंगे तो उस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से रियलिटी में समझेंगे, प्रैक्टिकल उसका समझेंगे, तो क्या होगा, एक तो आपका वो स्टार्टअप के रूप में आप प्लान भी तैयार हो रहा और उससे आपकी तैयारी में भी मदद हो रही है क्या। क्योंकि जब स्टार्टअप करोगे तो बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में आपको जानकारी होगी उस सब्जेक्ट की, और वही सब्जेक्ट आपके तैयारी का भी है। तो अगर मान लो प्लान ए फेल हुआ, आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपके पास प्लान बी है। आप प्लान बी के सहारे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। अब आपकी ज़िंदगी में जो कहते हैं ना अचानक बैकूम आना, अचानक अंधकार हो जाना, ये नहीं होगा। तो मेरी राय ये है, जैसे मेरे साथ एक आईपीएस अफसर थे, तो उनका जो सब्जेक्ट, उनको ज्योग्राफी में बहुत अच्छा उनका था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए थे वो, और उसी से वो आईपीएस में सेलेक्ट हुए सिविल सर्विसेज। आज के डेट में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप हैं। जितने सब्जेक्ट हैं, नाच हो, गाना हो, बजाना हो, म्यूजिक हो, पिक्चर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, एग्रीकल्चर, इन एवरी फील्ड वी डू हैव सो मेनी स्टार्टअप्स। तो आपका जो इंटरेस्ट, उसके स्टार्टअप से जुड़िए, वो आपका प्लान बी भी तैयार करेगा और वो प्लान बी आपको प्लान ए को सपोर्ट करेगा। जो यूथ है उसने आपकी एडवाइस ली और उसने पैरेलल स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू किया, लेकिन अब बात आती है कि यूपी और बिहार का यूथ, इनको आप देखेंगे बेंगलोर में कल्चर है हसल का, इनोवेशन का, गुजरात में कल्चर है व्यापार का, लेकिन वो देखता है कि जब वो यूपी और बिहार में होता है तो बाबू एंड पावर का कल्चर उसको दिखता है। तो इस कल्चर को तोड़कर वो बेंगलोर का इनोवेटिव कल्चर कैसे कॉपी रेप्लिकेट कर सकता है ताकि वो भी उस लेवल पे compete कर सके। हाँ, देखिए आपकी ये बात सही है। यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी होता था जी। अब नौकरी बचा ही नहीं है। और ये नहीं कि सरकारी, और ऐसा देखिए हर चीज़ का एक एज होता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी आया है, एआई आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो काम आदमी करता है वो नकली टेक्नोलॉजी करेगा। 2 नकली आदमी मैं वैसे आपको बताता हूँ, 2 नकली आदमी हो गए हैं। एक तो ये जो रोबोट सर्जरी, रोबोट सर्वेंट, रोबोट रेस्टोरेंट में काम करने वाला, मतलब तो एक तो जो हमें दिखता है रोबोट के रूप में, वो नकली आदमी ही कह लो, ठीक है। तो उससे जो काम आदमी कर रहा था वो करने लगेगा, तो वो आदमी खत्म। दूसरा जो है एआई एजेंट के रूप में, एक जो दिखता नहीं एआई एजेंट, आप 100 आदमी का काम एक एआई एजेंट काम कर देगा, उससे अच्छा कर देगा, तो 100 लोगों का काम चला गया। तो आने वाले दिनों में इसका ये मतलब नहीं है नौकरी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नौकरी की संख्या बहुत कम हो जाएगी, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। तो नौकरी का जो युग था, यही सच्चाई है और ये मैंने महसूस किया है। मैं काफ़ी पढ़ता लिखता रहता हूँ। अभी मैं तमिलनाडु के एक धर्मपुरी ज़िले में ऑब्जर्वर था जो कि बंगलौर के बगल में था। तो मैं जो ये सिलिकॉन वैली कहलाता है जी, ये 4 लेआउट में मैं 4-5 दिन गया। मैं वहाँ बीसीओ स्टार्टअप से मिला, मैंने समझने की कोशिश की।
वहीं मुझे लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में प्राइवेट में भी एआई रोबोट के रूप में दिखने वाला नकली आदमी और एआई एजेंट ना दिखने वाला आदमी नौकरी को बहुत बुरी तरह से जी डाउन करेगा। तो अब क्या है, जब नौकरी नहीं है जी तो आप क्या करेंगे? यूपी और बिहार वाले के सामने ये मजबूरी है कि क्या करेगा, कुछ तो करना है ना। तो अब उसे कहाँ जाना पड़ेगा? व्यापार में। व्यापार। और ये जो स्टार्टअप है बेसिकली व्यापार ही है, देखा जाए तो वही व्यापार है। जी नाम भले ही स्टार्टअप है बट आप देखा जाए तो वो व्यापार है। तो वो अब वो मजबूरी है कि लोग वो पावर और नौकरी का माइंडसेट चेंज करें, और नहीं करेंगे तो मत करिए, नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। तो करना ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ भी लोगों के समझ में तो आ ही गया है ना, और लोग चेंज हो रहे हैं, व्यापार की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। लोगों का रुझान बदला, पता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट में नौकरी ढूंढ रहे हैं। वहां तो सरकार का कोई दखल, सरकार तो नहीं मना कर रही है ना कि भाई प्राइवेट में नौकरी ना करो, या प्राइवेट को मना कर रही। दुनिया ओपन है, ओपन मार्केट है, ओपन सर्चिंग है, जा रहे हैं, नौकरी है ही नहीं है, मिल नहीं रही। तो ये माइंडसेट हमें ना चाहते हुए मजबूरी में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज हो रहा है, वो काफी हद तक हुआ। और हम लोग जो हमारे जैसे लोग जो देख रहे हैं, और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा। हम तो जा करके अभी बंगलौर के उस सिलिकॉन वैली में समझ के वो देख के आए, हम लोगों को बता रहे हैं जी हल्ला कर रहे हैं, भैया जल्दी अपने दिमाग में से वो नौकरी वाला सॉफ्टवेयर निकाल लो और स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर वाला सॉफ्टवेयर डालो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है। इंटरप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप में स्कीम लेके आई हुई है, छोटे एमएसएमई के लिए बहुत तरह का प्रलोभन दे रही है, बहुत तरह का इंसेंटिव दे रही है, बहुत तरह की मदद कर रही है। जो लेने वाले हैं उसको ले करके आगे बढ़ रहे हैं, और जिसको दिखावा करना है वो उन्हीं में फेल भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं आपके पूरे इस पॉइंट को ऐसे फ्रेज करूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है, ये कहना कि गवर्नमेंट में जॉब नहीं है ये गलत होगा, बल्कि ये कहना मार्केट में जॉब नहीं है ये वर्ड सही होगा। बिल्कुल, मार्केट में ही जॉब नहीं है जी। अच्छा, यूथ मान लीजिए आपसे इंस्पायर होता है और कहता है कि मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, लेकिन एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि आइडियाज तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है। एक जीरो बैंक बैलेंस वाला यूथ स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकता है? कौन सा पहला स्टेप वो ले सकता है? पहले स्टार्टअप का जो बेसिक नॉलेज है उसको पढ़ो। क्या है बेसिक नॉलेज? जैसे स्टार्टअप पे बहुत सारी किताबें हैं, 2-3 किताबें पढ़ लो। स्टार्टअप जो चला रहे हैं उनके फाउंडर से मिलके, उनको गुरु बना करके, मेंटर बना करके उनसे नॉलेज ले लो। वीडियो देखो, कुछ स्टार्टअप में इंटर्नशिप करके हैंड ऑन ट्रेनिंग कर लो, तो स्टार्टअप का बेसिक नॉलेज हो गया। ये जनरली नहीं करते हैं, बिना नॉलेज के शुरू हो गए। हाँ। पहला काम। दूसरा क्या है कि जो स्टार्टअप में आप जिस सब्जेक्ट पे, जिस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हम ये करने जा रहे हैं, जब हम उस पर बात करते पता लगता है कि वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ही नहीं है, उस प्रॉब्लम की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उस प्रॉब्लम की बहुत सारे सोल्यूशन उपलब्ध हैं, तो तुम काहे उसको कर रहे हो? तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए उनको लगता है ये प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। तीसरी बात आपकी है टीम। हम अकेले करेंगे, अकेले स्टार्टअप नहीं चलता, सोलो बहुत कम लोग चला पाए हैं। तो आपको लाइक माइंडेड लोगों की टीम को बनाना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के लिए टीम बहुत जरूरी है। क्या? अब टीम का मतलब अकेले नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। कोई मार्केटिंग वाला हो, कोई फाइनेंस वाला हो, कोई HR वाला हो, कोई प्रोडक्ट वाला हो, तो कोई गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो। तो ऐसे हर वैरायटी के जब लोग होंगे तो आसानी से काम बनेगा। टीम बनाना जरूरी है। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्टार्टअप में क्या ऐसा कल्चर है कि एक बार मेहनत कर ली फिर जिंदगी भर खाएंगे? नहीं, ऐसा कल्चर नहीं है स्टार्टअप में। देखिए, ये कल्चर तो आपका कहीं नहीं है, गवर्नमेंट में भी ये नहीं है। क्या जी? अभी गवर्नमेंट में भी नहीं है। जैसे जो आदमी का नॉलेज पुराना था, अब आ गया AI, और AI नहीं सीखेंगे क्या?
अब सारा काम गवर्नेंस का एआई पे हो रहा है। जी। अब आपका नॉलेज पुराना है तो आप पुराने नॉलेज पे रहेंगे तो आप यहाँ भी बेकार होगे। तो चाहे अब गवर्नमेंट हो, नॉलेज लगातार बदल रहा है और वो नॉलेज हर जगह, सरकार और प्राइवेट में वही नया नॉलेज आता है और पुराने को निकाल देता है, पुराने को हटाता, नया नॉलेज आ रहा है। तो चाहे सरकार हो, हमारे गवर्नमेंट में भी जो लगातार नए नॉलेज को पढ़ नहीं रहा है वो बेकार हो जा रहा है। जिसको कंप्यूटर ना आए वो आज के डेट में कंप्यूटर लिटरेट नहीं कहलाता, इलिटरेट कहलाता है, भले ही वो काका गागा अंग्रेजी लिखना बोलना जानता हो। आज के डेट में जिसको नई टेक्नोलॉजी एआई नहीं आ रही है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसको लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो रोज पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी परमानेंट वाला हो, चाहे एडहॉक वाला हो, चाहे प्राइवेट में हो। नॉलेज इज चेंजिंग वेरी फास्ट ड्यू टू फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, so one have to read and one have to keep update। ओके, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ रहती है, इंडियंस को लगता है कि हम जुगाड़ वाले लोग हैं, हर चीज़ हम जुगाड़ से कर सकते हैं। एज अ पॉलिसी मेकर आप बताइए, क्या जुगाड़ से कोई कंपनी ग्लोबली स्केल की जा सकती है या हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, जो जुगाड़ होता है बेसिकली उसको जुगाड़ ये कहते हैं कि दूसरे के नॉलेज को कॉपी करके थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके हमने वही प्रोडक्ट बना लिया। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर आपको ग्लोबली का नेशनल लेवल पर भी आपको कुछ अच्छा काम करना है तो रिसर्च और डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी बजट पिछला प्रस्तुत हुआ भारत सरकार का, उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अनुसंधान के लिए प्रोविजन किया गया है। तो सरकारी तंत्र में भी और प्राइवेट तंत्र में भी, ठीक है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, इनका जो रिसर्च का तरीका है, जो मैंने महसूस किया, मैं पढ़ता लिखता बहुत हूँ, वो थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारे जो ये सो कॉल्ड आईआईएम और जो ये आईआईएम और आईआईटी के भी लोग आते हैं, क्योंकि उनका थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, तो जब वो मार्केट में आते हैं तो उतना अच्छा नहीं रहता। इन्हें भी बदलना पड़ेगा कि इनका नॉलेज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इक्वली अच्छा होना चाहिए। थियोरी में बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल में बिल्कुल गड़बड़ है। मैं कल एक लड़की से मिला, वो बिट्स प्लानिंग में कंप्यूटर की लड़की है, तो हमने कहा क्या कर रहे हो, तो उसे बताया वो केवल थियोरी पे है कि थियोरी करेंगे। हमने कहा आप लोगों का पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने, भाई आपने इंक्यूबेशन सेंटर, हर बच्चे को जैसे ही वो ये एंट्री लेता है इंस्टीट्यूट में, उसको तत्काल उसके चॉइस के अनुसार किसी न किसी स्टार्टअप में डाल देना चाहिए, जिससे उसका नॉलेज प्रैक्टिकल होता चला जाए, उसका ओरिएंटेशन होता चला जाए। अभी क्या आए, क्लास में पढ़ाई हुई, इम्तहान दिए, सर्टिफिकेट लिए और रोड पे आ गए। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप स्टडी करते हैं स्टार्टअप को लेके, स्टार्टअप कल्चर को लेके, तो आपने बायजूस एंड अकेडमी इनको भी स्टडी किया होगा। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे बायजूस एक जायंट था, इस टाइम पे वो ज़ीरो पे है। आपको क्या लगता है जब ये स्टार्टअप जायंट्स बन जाते हैं उसके बाद भी क्या ये इनकी नीयत ख़राब होती है जिसकी वजह से ये ज़ीरो पे आ जाते हैं, या इसके पीछे इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो होता है वो ख़राब होता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो इसका स्टडी नहीं किया, क्यों फेल हुई है क्या नहीं हुआ मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि मार्केट में अगर आपको रहना है, होता क्या है जब कोई नई चीज़ आती है तो वो अकेले रहती है। क्या होती है? अकेले रहती है। हाँ, फिर देखते हैं अच्छा ये बायजू आ गया, तो बायजू का फिर वही जो कहते हो जुगाड़, बायजू को देख करके अगले 4 साल में बायजू जैसे 10 लोग उसके बराबर पहुंच जाते हैं। पहले तो आप अकेले थे 1-4 साल पहले, अब 4 साल में आपके सामने 14 लोग होंगे, कंपटीशन हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहना है, जिससे जो आपसे सीख के आपके मतलब एक तरह से बाई प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, वो आप हमेशा प्रीमियम बने रहो। अगर कोई कंपनी हमेशा रिसर्च डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट को बदलती रहती है, अपग्रेड करती रहती है, वो नहीं बैठती। हम कहीं डिस्कशन में मुझे यही बताया गया कि बायजू में यही दिक्कत आई कि वो जो लगा कि हमारा तो मैं तो बहुत बड़ा जायंट हूँ, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है और मैं चलता रहूँगा। ऐसा नहीं होता है। कोई क्या है, आपका उसी कोर्स की कीमत ज़्यादा है, दूसरा कम में दिया और आपसे अच्छा दे दिया, तो क्यों आपसे पढ़ेगा? तो अब तो चूंकि हर चीज़ बहुत फास्ट रेट से बदल रही है,
तो हमें अपने ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे बिजनेस हो, चाहे सोच हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यवहार हो, हमेशा बदलते रहना है, अपग्रेड करते रहना होगा। तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये खान सर या फिजिक्स वाला ये भी एक रीज़न थे बायजू के डाउनफॉल के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं थे, बिल्कुल है। कंपटीशन में आए फिजिक्स, जब ये शुरू हुआ था बायजू, तब खान थे। खान उतने पॉपुलर नहीं थे, फिजिक्स वाला था उस समय, नहीं था। ऐसे फिजिक्स वाला क्या, आज फिजिक्स वाले की चमक है। फिजिक्स वाला भी अगर अपने को अपग्रेड नहीं करेगा तो उनके भी कंपटीशन में कोई, ये तो देखो दुनिया है, एक कहावत है ना कि फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही चीज हर लाइफ के हर पहलू में फिट है। अब एक बार आप फिट हो गए तो कह दो हम ही फिटेस्ट हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने खान सर के हॉस्पिटल के बारे में सुना है बिहार में? हाँ, मैंने कुछ वीडियो देखे, सुने हैं कि वो कुछ सस्ता कई जिलों में वो बनवा रहे हैं टेस्ट के लिए, कि जो आसानी से टेस्ट होगा, सस्ते पे होगा, ऐसा सुना है। उन्होंने एक वीडियो में अपने ये बोला था कि जो एक्सरे की फिल्म उनको 30-33 रुपए की कुछ पड़ती है। नहीं, नॉट ओनली एक्सरे, बहुत सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट कराएंगे और सस्ते में होगा, अच्छा टेस्ट होगा, जिससे आम जनता को, तो उनका एक सोशल वर्क है जी। आपको लगता है इसको लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना पॉसिबल है? क्योंकि जब आप चीजें मार्केट रेट से कम दे रहे हैं, जो आपको भी उतनी ही की पड़ रही हैं, आप उससे भी कम दे रहे हैं, तो क्या मार्केट में सरवाइव करना ये पॉसिबल नहीं? तो हो सकता है कि उनका कोई सोर्स का, जो CSR क्या होता है वो, दैट इज द CSR एक्टिविटी। तो हो सकता है कि कहीं से, जहाँ CSR क्या होता है, हम कहीं से कमाते हैं, उसका कुछ पोर्शन CSR में करते हैं, तो उनका कोई इनकम हो जिसके तहत वो CSR में कर रहे हो, कुछ तो बेसिक इनकम वहीं से हो जाएगी और कुछ CSR से रिक्यूप कर लेंगे। तो इस तरह से कोई प्लान हो सकता है, आई डोंट नो द डिटेल्स। हाँ, लेकिन ये भी मेथड है। हाँ, ये भी मेथड है। ओके, ये चीज़ देखते हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स देखेंगे या कंपनीज देखेंगे, वो फ्री के डिस्काउंट्स बहुत देती हैं। जैसे हम लोगों पे फ़ोन पे चलाते हैं, तो अगर आप इतना पे करेंगे तो आपको ये वाउचर मिलेगा। उसका एक रीज़न ये होता है कि कस्टमर्स को रिटेन करना, कस्टमर रुके रहें वहाँ पे। आप जब बांदा के DM थे, उस टाइम पे आपने हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट कराया था बिना एक पैसा दिए। तो आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया था जिसको ये फाउंडर्स रेप्लिकेट करें, तो वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं बिना इस तरीके की फ्रीबीज दिए? देखिए, कस्टमर जो होता है उसकी आपको समझना चाहिए कि उसका डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है, और उस ज़रूरत को फिल करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई दवाई कराने आता है और आप बहुत बढ़िया दवाई करते हैं, ठीक है, अगर उसी के साथ आप उसको रिस्पेक्ट दे दें, या उसी के साथ उसके घर में शादी हो आप चले जाएं, तो उसका मतलब इज्जत बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये जो गवर्नेंस का स्टाइल होता है, जो हम गवर्नेंस स्टाइल करते हैं, सबसे बढ़िया गवर्नेंस का स्टाइल है, आदमी लेना चाहता है और लेने में उसको सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है, किसी आदमी को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? प्यार, अपना, रिस्पेक्ट, इसमें जाता कुछ नहीं है। अगर आपको किसी को बांध के रखना है, परमानेंट रखना है, अपना दीवाना बनाना है, तो आप उसे रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, और उसको ये एहसास दीजिए कि कोई भी मुसीबत आएगी तो ये आदमी हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो भी इसके पास है। ये भी एहसास देना जरूरी है। आदमी आपके लिए सब कुछ भी करेगा। आपको ये अपने कामों से, अपने आचरण से, अपने विचारधारा से, आप अपनी बात से सामने वाले को एहसास कराना पड़ेगा कि दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आपका दीवाना होगा, आपका काम करेगा। यही स्टाइल मैं अपनाता हूँ। लेकिन लोग समझते हैं, दुनिया समझती नहीं है। ये जनता है, सब जानती है। क्या बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, फेंकोगे, ये करोगे, वो सब जानते हैं। तो आपकी कथनी, करनी और सोच में बिल्कुल तालमेल होना चाहिए। कहो कुछ, करो कुछ, सोचो कुछ, और सोचो अरे तो अनपढ़ है, गंवार है, कम पढ़ा लिखा है, नहीं समझता। नहीं, ये जनता है, सब जानती है और हमसे आपसे ज़्यादा जानती है। तो आपको बड़ा ही, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कहेंगे कुछ और दिखेगा कुछ, तो आम जनता पीछे गाली देती है, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो। लेकिन वही जो आम जनता को ये समझते हैं कि ये जनता है, सब जानती है, वही बोलेंगे जो कर सकते हैं।
उतना ही बोलेंगे जो सच्चाई होगी। ठीक, उसमें कोई मिली मिलावट घोल घपाला नहीं करेंगे। उनकी एक अजीब, इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है कौन? सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी। वो महात्मा गांधी जी का मिठाई वाला कहानी सुने हो कि एक औरत थी, अपने उसका बेटा मिठाई खाता था, गुड़ खाता था। ये बहुत फेमस कहानी है। तो उन्होंने पहले अपने आचरण को ठीक किया, तब वो कहने के पोजीशन में आए, तब बच्चे से कहे गुड़ मत खाओ। आचरण, व्यवहार एक आदमी का सबसे बड़ा हथियार है, जिसको हम लोग समझते नहीं हैं। हम आचरण और व्यवहार को इतना खराब कर लेते हैं कि हमारा वो हथियार हमारा ही नुकसान करता है। तो एक एसी रूम में बैठा स्टार्टअप फाउंडर या सीईओ कैसा अपना आचरण अच्छा रखे ताकि पब्लिक उसके प्रोडक्ट्स बाय करे या उसके कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, स्टार्टअप में मैंने जो मेरे समझ में आया, मैं काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 10 साल से स्टार्टअप से पर्सनल लेवल पे। स्टार्टअप के 2 पोर्शन हैं, 0 से 50% और 51 से 60%। तो जो एक स्टार्टअप होता है, शुरू में उसके पास जो भी पैसा, एनर्जी, जो कुछ भी होता है, वो प्रोडक्ट को बनाने में वो पूरा झोंक देता है। ठीक, तो जब वो प्रोडक्ट तैयार कर पाया तो उसकी ऊर्जा, उसका इंथू, उसका उल्लास, उसका पैसा खत्म होता। तो अभी काम कितना हुआ? 50%। अब जब वो प्रोडक्ट को बेचने की बात आती है, जो 50% और बचा है, तो ना उसके पास वो ऊर्जा रहती है, ना उसके पास वो उल्लास रहता है, ना वो उसके पास पैसा रहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो बेचने जाता है तो उसको धूप में बेचना है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में बेचना है। बंद कमरा में एक वैरायटी के लोग हैं, 10, 15, 20 लोग हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ लाखों वैरायटी के लोग हैं, लाखों वैरायटी की सोच है। क्या ये ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट है। तो जो ये गवर्नेंस, जो सेलिंग वाले लोग होते हैं, गवर्नेंस वाले लोग होते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो उनको, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, अपने टीम में डालना चाहिए। जो जैसे हम लोग गवर्नेंस वाले हैं, हम मार्केट में रहने वाले लोग हैं, एसी कमरा वाले लोग नहीं है, टेम्परेचर वाले लोग हैं। हमारा गुड, हम लोग करते क्या? हम केवल दुकानदार हैं, हम सरकारी दुकानदार हैं। हम बेचते हैं, क्या बेचते हैं? सोशल प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोग्राम बेचते हैं, प्रोजेक्ट बेचते हैं, आइडियाज बेचते हैं, जिससे आम जनता का भला हो और समाज का वेलफेयर हो, समाज मजबूत हो। अभी मैं एक फार्मा के स्टार्टअप फाउंडर से बात कर रहा था, तो उसकी सबसे बड़ी कंप्लेन थी कि स्टार्टअप तो कर लिया, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, वो बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, मार्केट में जाते नहीं हैं, काम नहीं लाते हैं। लेकिन फिर जब मैं आपकी स्टडी कर रहा था तो देखा कि बांदा में जब आप डीएम थे तो आपने जेल इनमेट्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि वो अनइमेजिनेबल था। तो वो मेथड आपका क्या था? देखिए, आप एक चीज बताइए कि महात्मा गांधी इस देश में एक ही हुए ना, सरदार पटेल एक ही हुए ना, एपीजे अब्दुल कलाम एक ही हुए ना, और अंबेडकर जी एक ही हुए। मैं जितना नाम ले रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़े घर से नहीं आए हैं, सब गरीब भर घर के हैं। ये जो समस्या है, ये तो उस आदमी जो लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत होती है, जो अपने आचरण और व्यवहार से पत्थर से भी काम ले ले। क्या इसका मतलब वो आदमी में गलती नहीं है जी, जो उसके साथ काम कर रहे हैं। इसमें गलती उस जो लीडर है, जो उसके फाउंडर है, उसमें है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जो लीडर होता है वो 10 दिन के अंदर सबको अपने थॉट प्रोसेस से लाइन कर लेता है, सब उसको अपना भगवान मानने लगते हैं, सबका कंट्रोल उसके पास आ जाता है। जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, और ये आएगा कैसे? वो डंडा मार के नहीं आएगा कि हम कलेक्टर साहब हम बड़े पावरफुल हैं और हमारे पास पावर है और जेल भेज देंगे और तुम्हें फांसी पर। ये डराने से नहीं होता है। पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। पावर ऑफ पनिशमेंट से सब कुछ नहीं होने वाला है, पावर ऑफ प्यार से होता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मान लीजिए एक स्टार्टअप फाउंडर होते आप फार्मा कंपनी के, तो आप पहला स्टेप क्या लेते जब आपको पता चलता कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको काम ला के नहीं दे रहे हैं, वो मार्केट में जा नहीं रहे हैं? इस पर आप क्या करते? उनको ओनरशिप, मैं उनको ऐसा मोटिवेट करता, मैं कहता भाई एक कंपनी आपकी है और एक कंपनी को चलाना आपको है। कंपनी रहेगी तभी आप रहोगे, नहीं तो ना आप रहोगे ना मैं रहूँगा।
होता क्या, वो फाउंडर कहते हैं मैं मालिक हूँ, मैं कहता हूँ मैं मालिक हूँ ही नहीं, मालिक आप लोग हो क्या। और जब आदमी मालिक बन जाता है तो वो दिन में सपने देखने लगता है और फिर काम करने लगता है, फिर पढ़ने लगता है। और जब वो देख कहते हैं अरे मालिक तो ये है, हमें तो नौकरी लेनी है, तो वो उनको मालिक नहीं बना पा रहा है। जो अंडर परफॉर्मेंस है उसके पीछे कारण यह है कि जो उसके एम्प्लॉई हैं वो मालिक नहीं बना पाया, वो लीडर। किसी कंपनी का रहने वाला आदमी, काम करने वाला किसी कंपनी, वो हर आदमी को आपको मालिक बनाना पड़ेगा। जिस दिन वो मेंटली मालिक बन गया, परफॉर्म करने लगेगा, कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो ये किसकी ड्यूटी है? उस फाउंडर की ड्यूटी है, को फाउंडर की ड्यूटी है। तो एक साइड हमने देखा अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, दूसरी साइड हमारे पास है ओवर परफॉर्मिंग सीईओज। लेकिन बेंगलोर में एक कल्चर देखते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स अनप्रॉफिटेबल हैं, बल्कि जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं वो आपको दिल्ली एंड मुंबई में मिलेंगे। आपने इसके पीछे रीजंस क्या देखे? वही वाली रीजन, बेसिक रीजन वहाँ भी यही है कि जो 50% है, 50%, 51 से 100%, जो सेकंड 50% की जो प्रोडक्ट बनाने में तो बंगलौर वाले बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बेचने में वही उनकी भी हालत है। कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, गवर्नमेंट में किससे बात करें, कहाँ जाएं, प्राइवेट में जाएं, वही हालत उनकी भी, वही दिक्कत है। जो मैं अभी 4-5 दिन में BCO स्टार्टअप से मिला, उनको मैं बंगलौर से अपने धर्मपुरी जिले में भी बुलाया, 2-2 घंटा बात किया, बैठ के समझने की कोशिश की पूरा इकोसिस्टम। बंगलौर गया, उनकी ऑफिस देखी, उनके वर्किंग देखी, समझा। तो वहाँ भी जो प्रोडक्ट के बाद जो 50% लेफ्ट होता है, मार्केटिंग का सेम प्रॉब्लम दे आर आल्सो फेसिंग। गुड स्टार्टअप्स आई हैव इन माई टच। मैं कई लोगों को एडवाइस भी प्रो बोनो कर रहा हूँ, मैं वॉलंटियर के रूप में बहुत सारे स्टार्टअप को एडवाइज कर रहा हूँ। मुझसे पूछते रहते हैं, मैं अपने उनको राय देता हूँ, जियो देता हूँ, कैसे करना चाहिए बताता हूँ, क्या करना चाहिए बताता हूँ। मेरे जो उस फील्ड के संपर्क है उनसे कनेक्ट देता हूँ, उनसे गाइडेंस दिलवाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसमें आपको लगता है गवर्नमेंट का कोई रोल होना चाहिए? क्योंकि अभी तक के हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटर है, लेकिन क्या गवर्नमेंट अगर इनेबलर बन जाए तो ये प्रॉब्लम्स को, कि एक स्टार्टअप जो कल्चर है बेंगलोर का, अनप्रॉफिटेबल कल्चर है, इसको इम्प्रूव कर सकती है? बिल्कुल, देखिए ये जो बात आप कह रहे हो, जब स्टार्टअप को हम लोग रेगुलेटर के रूप में शुरू किए, अब उसी रूप में काम कर रहे हैं, इनेबलर के रूप में। मैं आपको बताऊं, इनेबलर होने के लिए वो माइंड सेट होना। देखिए स्टार्टअप में सब रिस्क है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो इसमें ये तीनों चीज उसी आदमी में मिलेगा जो उस दुनिया से आया हो, उस दुनिया से आया। तमिलनाडु में जो मिशन डायरेक्टर, CEO, जो MD हैं स्टार्टअप इनोवेशन के, उन लोगों ने मार्केट से लिया। वो मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप चलाए, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उनको लिए हुए हैं। ठीक इसी तरह से आसाम में जो है वो भी मार्केट से लेके आए हैं। स्टार्टअप एक अलग दुनिया है, तो जो उस दुनिया में रहा है, जिया है, वो जानता है दर्द क्या, प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्या होगा। They can understand better because they have faced all such problems of the startup ecosystem. अभी मुझे एक मोहम्मद आदिल साहब मिले ये बंगलौर में, वो भी ऐसे मार्केट के लोग हैं, वो भी स्टार्टअप मार्केट के लोग हैं, उनका स्टार्टअप का बहुत अनुभव। तो वो जो आप कह रहे हो इनेबलर, उसी दिशा में ये हो रहा, धीरे धीरे रेगुलेटर से इनेबलर की तरफ कार्रवाई शुरू हो गई है। यस, गवर्नमेंट कर रही है काम, कर रही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ है कि आप देखेंगे जितने भी बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट से बिजनेस करने में थोड़ा सा हिचकते हैं। उनको लगता है कि रेड टेपिज्म बीच में आ जाएगा, डिलेज आ जाएंगे। आप इस सिस्टम का पार्ट हैं, बल्कि इस सिस्टम पे टॉप पे बैठे हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे क्रैक किया जाए, आप कोई ट्रिक बताइए हम लोगों को। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टार्टअप वाले गवर्नमेंट में नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप वाले गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। हर चीज ट्रिक और टेक्निक्स है, मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है। जिसको ट्रिक, टेक्निक, मैनेजमेंट, गवर्नेंस आएगा वही प्राइवेट में भी क्रैक कर पाएगा, वही गवर्नमेंट में भी कर पाएगा। ये कंपटीशन की दुनिया है। ठीक है, 100 लोग इम्तहान में IPR हो रहे हैं, सेलेक्ट 2 लोगों को होना है, 98 को रिजेक्ट होना है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली पॉलिसी यहाँ भी लागू होती है। और गवर्नमेंट लगातार कंटिन्यूअसली
नए नए अमेंडमेंट कर रही है, नए नए पॉलिसी ला रही है कि स्टार्टअप को सरकार में, प्राइवेट में प्रमोट किया जाए, इनेबल किया जाए। अभी भारत सरकार में कल ही मेरी एक बात हो रही थी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब ने क्लस्टर बनाए हुए हैं। तो वो क्लस्टर क्या करता है, जो इस तरह के स्टार्टअप हैं उनको कॉमर्शियलाइज करने के लिए बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो जैसे एक बंगलौर में है इको एसटीपी, तरुण है, मैं उनका काम जा करके देखा, बहुत बढ़िया काम है। जब मैंने पूछा आपका व्यापार क्या है तो बहुत कम था, तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा। तो हमने उनको 2 घंटा उनको प्लान बना दिया, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये जो क्लस्टर है वहाँ जोड़ा। कल हमारी उन लोगों से बात हुई, तो वहाँ जो बात हुई क्लस्टर में कि ये इको एसटीपी को कैसे बढ़ाया, तो हमने बताया उनको, मेरे पास जो नॉलेज था मैंने बताया, तो बड़े खुश हुए। कोई एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चिट्ठी लिखे थे एनसीआर के, हमने कहा एनसीआर के जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उन सबको चिट्ठी लिखिए, जितने डेवलपमेंट अथॉरिटी है सबको चिट्ठी लिखिए और परसू करिए, तो धीरे धीरे बढ़े। तो दे आर वेरी हैप्पी। अब उनको नहीं आइडिया था, तो ऐसे अब मेरा तो कुछ नहीं गया, ऑनलाइन बैठक हुई, मुझे नॉलेज था, कहीं यस ये तो अच्छा आपने एडवाइज दी। तो सरकार देखिए कैसे क्लस्टर बना रही है, जो पोटेंशियल स्टार्टअप हैं उनको कॉमर्शियल कैसे बनाया जाए, गवर्नमेंट में कैसे इंट्रो किया जाए, तो उनको जोड़ रहे हैं। पहले वो लैब करेगा, पहले वो ट्रस्ट जीते, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिकम इनेबलर। तो गवर्नमेंट भी रिस्क समझ रही है जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, इस वजह से इनेबलर बन रही है, Yes. कोशिश कर रही है। आप किस तरीके की मेंटरशिप करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक लड़का आता है, वो आपसे बोलता है कि मुझे स्टार्टअप की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप उसको पहली एडवाइस क्या करेंगे, उसे क्या करना चाहिए? मैं पहले तो यही कहता हूँ कि जाओ स्टार्टअप की 3 किताब बढ़िया पढ़ो। कौन सी? कोई जैसे फाउंडर्स डायलेमा एक बड़ी फेमस किताब है। हाँ। ऐसे बहुत, हमने कहा जा करके गूगल में ढूंढ लो कि द बेस्ट 3 बुक डाल लो, खुद ही समझ में आ जाएगा और तुम्हें क्या पढ़ना है। 2-4 फाउंडर से मिलो, उनको गुरु बनाओ, उनसे पूछो क्या होता है, बताते हैं, ऐसा नहीं है। कोई इंक्यूबेशन सेंटर में 2-4 स्टार्टअप के यहाँ जाकर प्राइवेट नौकरी कर लो, पैसा मत लो, क्या इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप आसानी से दे देगा, उसको फ्री में आदमी मिल गया। ठीक है, वीडियो देखो स्टार्टअप पे, ऑडियो देखो, 5-6 महीने पहले स्टार्टअप को समझो, स्टार्टअप से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है उसका ज्ञान लो, सबसे पहला स्टेप ये होता चाहिए। आपको क्या लगता है जब आप एडवाइस देते हैं कितने लोग ऐसा करते हैं? सबके समझ में आ रहा है कि सही बोल रहे हैं, वो करना चाहिए, करते भी हैं। अच्छा नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जैसे मेरे पास एक लड़की आई जी, उसने 3 महीना क्या, कहीं साहब हम ये समस्या है और ये समाधान कर रहे हैं, तो उसको लग रहा था कि उसके दिमाग में जो स्टेटमेंट है वो एक स्टार्टअप के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने कहा इसके तो 20 सोल्यूशन है, देखो ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन। वो लड़की और जो स्टार्टअप पे काम कर रही थी और उसके साथ जो मिलवाने लेकर के आए थे, दोनों कहने लगे यस सर, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नहीं, जो हम सोच रहे हैं कि हम समस्या है और समाधान देने जा रहे हैं, उसके तो ऑलरेडी कई समाधान हैं। तो ऐसे है, कन्फ्यूजन है, लोगों को सोच रहे हैं ये स्टार्टअप का नया सॉल्यूशन है, जबकि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं। तो इसलिए क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, उसने बहुत रिसर्च नहीं किया। तो रीब्रांडिंग क्या है स्टार्टअप कल्चर में वर्क नहीं करती है? मान लीजिए कि एक पेमेंट गेटवे है, तो उसको मैं दूसरा नाम देके एक और पेमेंट गेटवे बना दूं, तो आपको क्या लगता है ये सक्सेसफुल ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं? नहीं, ये तो अब आप सीधा थोड़ी बना देंगे, क्योंकि उसने तो ट्रेडमार्क लिया होगा जी, उसने अपना पेटेंट कराया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ आप बदलाव करेंगे ना। नहीं तो अगर उसको पता लगेगा उसकी मार्केट खराब होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा कि दिस इज माय पेटेंटेड सॉल्यूशन, हाउ यू कैन रिप्लिकेट इट। तो उसी में क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं, कुछ बदलाव करके वो कहते हैं देखिए हम आपका ये है, मेरा ये है, करते हैं। इसी की एक दूसरी फॉर्म है रीब्रांडिंग की। हाँ। वो आजकल है एआई रैपर्स। जैसे आपने देखा होगा ध्रुव राठी का एक स्टार्टअप है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे एआई को यूज करके, उनकी एपीआई को यूज करके एक स्टार्टअप बनाते हैं जिसको हम लोग रैपर कहते हैं, और उसको सेल करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक घर जो किराए का है और मकान मालिक आपको कभी भी बाहर निकाल सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे स्टार्टअप जो हो रहे हैं वो क्या सक्सेसफुल होंगे या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं?
ये देखिए ऐसा है कि वो जो आइडिया है जो बन के आया, आप उसको पहले खुद इवेल्युएट करिए ना कि उसमें कितना पोटेंशियल है। क्या वो हमें कल ही घुसेंगे कल ही निकाल देगा घर में से, या हमें वो 7 महीना या 10 महीना या 7 साल रहने देगा। 7 साल रहने के बाद अगर निकालेगा तो हमारा काम चल जाएगा। आपको कोई चीज़ मिले एआई से तो आप उस पर आंख मूंद के विश्वास मत करिए, उस पर पूरा शक करिए और शक की सुई रख करके उसको शक के लेंस से उसको पुष्ट करिए, उसको इम्प्रूव करिए, तब काम करिए। मेरा तो यही मानना है, एआई पे विश्वास मत करिए। एआई तो नकली है ना, आर्टिफिशियल उसका नाम ही है नकली। क्या तो वो नकली आपका कितना सहयोग करेगा, कितने दिन करेगा, किस लेवल तक करेगा, ये आपको नहीं पता समझना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि कुछ फीचर्स जैसे जो रैपर्स देते हैं बाद में ओरिजिनल कंपनी वही फीचर दे देती है, तो रैपर्स का काम तो खत्म हो गया। तो आपके हिसाब से इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं, आपको इनोवेशन करती रहनी चाहिए। आप यूपी को किस डायरेक्शन में देखते हैं, स्टार्टअप कल्चर के, एआई के? कहाँ यूपी जा रहा है और अगले 10 सालों में यूपी की क्या कंडीशन होगी? देखिए एआई में, यूपी में, स्टार्टअप में, यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा, लगातार हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे माहौल भी बिल्डअप हो रहा है। जैसे 5-6 महीना से तो मेरे पास ही बहुत सारे स्टार्टअप के लोग आते हैं, सर वहाँ चलिए जरा, वो स्टार्टअप आपसे मिलना चाहता है, जरा उसको गाइड कर दीजिए, मेंटरिंग। मुझसे 4-5 मेंटर रोज, मतलब मैं 3-4 लोगों को रोज मुझसे मिलते हैं, वो समझा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एकेडमिक डिस्कशन, मेंटरिंग, समस्या समाधान, बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ भी जो स्टार्टअप है वो कॉन्शियस हो रहा है और वो उसको बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में लगातार प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है, ग्रोथ की दिशा में इफर्ट बहुत तेजी से लग रहे हैं। अगर आपके सामने एक सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर आपसे मिलता है और आपको उसको पिच करना है यूपी को एज द नेक्स्ट ग्लोबल स्टार्टअप हब, आप उससे क्या कहेंगे कि वो अट्रैक्ट हो यूपी की तरफ? देखिए कोई स्टार्टअप जो प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या करने के लिए बनाता है, उसको एसी कमरा में, अलमारी में तो बंद करने, उसको बेचना है तो बेचना है, और पैसा कमाना है तो बेचना, पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से बड़ा मार्केट कहीं है ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा मार्केट आपका मार्केट, यू हैव अ रेडी मार्केट इन यूपी, so that is the biggest advantage for you. So you come in UP and start making startup hub in UP. Second thing कि you will get good persons required for the startups. यहाँ जो HR required है स्टार्टअप के लिए वो बहुत है, उनको आप ट्यून कर लीजिए, ट्रेंड कर लीजिए, और वो चीप भी है क्या। तो इनपुट कास्ट भी यहाँ कम लगेगा। जो यहाँ इनपुट कास्ट होता है ऑफिस के रूप में, मैन पावर के रूप में, डिफरेंट रूप में जो मैन पावर, जो इनपुट कास्ट है वो कम है, मार्केट बहुत ह्यूज है। तो इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है। मैं इस तरह से उसको समझा के पिच करूंगा कि आओ और यहाँ सिलिकॉन वैली का हब बनाओ, वो समझ भी जाएगा। अभी आपने देखा होगा वॉर चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ईरान में, इजराइल में। इसकी इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे और स्टार्टअप कल्चर पे बहुत आ रही है। तो जो स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, आप उनको सरवाइव करने के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे इसको, रिसेशन को देखें? देखिए जैसे ये तो है डिजास्टर इसको कहिए, और ये मैन मेड डिजास्टर कहलाते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर, एक मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड का मतलब है वो, ये लड़ाई तो ऊपर वाले ने तो किया नहीं है, तो कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी बातें होती हैं और ये चलते रहता है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, प्रोसेस है, और ये अप डाउन्स चलते रहते हैं। कभी हम जब किसी रोड पे चलते हैं तो कभी गाड़ी की स्पीड 120 होती है और थोड़ी देर में 40 होती है, फिर 60 होता है, फिर गाड़ी रुकती भी है, फिर चलती है। ठीक है, गाड़ी एक रोड पे ऐसा थोड़ी आप शुरू हुए और 120 की स्पीड में पहुंच गए। तो यही हाल यहाँ स्टार्टअप का या हर काम का है। ये स्पीड है, स्पीड ठीक चल रही थी, थोड़ा स्लो हो गया, फिर चलेगी। तो उसमें हमें हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अपना कंसिस्टेंटली अपने काम को फोकस के साथ करते रहना है। गाड़ी का स्पीड कहीं एक तरह थोड़ी होता है, कभी 60, कभी 40, कभी 50। गाड़ी का स्पीड बदलता रहे, ऐसे मौसम बदल रहा है, आज हो गया कल ठीक हो जाएगा, परसों फिर ठीक हो जाएगा।
दुबई को कहते थे बहुत बढ़िया कंट्री है। अभी कल ही दुबई के 2-3 लोग आए थे, मिले ऑफिस में। जी। तो मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता, वहीं दुबई में रहता, अभी आया। पहले आता था तो क्या दुबई की बात करता था, कल जी। बहुत हताश निराश था कि अब दुबई में कोई नहीं जाना पसंद करेगा। जो बड़े बड़े होटल थे उसको स्टूडियो में कन्वर्ट करके किराए दे दिए। जो पर डे 3,000 रुपये में कमरा मिलता था उसको 3,000 रुपया 4,000 रुपया महीने में दे दिए ना। अभी आप सोचिए 6 महीने पहले दुबई का पूरे विश्व में जलवा था, अब आज क्या हो गया। अब वहाँ जिन्होंने पैसा लगाया होगा उसकी हालत पूछिए। तो ये चलता रहता, अप एंड डाउन्स इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द, और अप एंड डाउन नहीं होगा तो चैलेंज नहीं होगा। जब चैलेंज नहीं होगा तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा। चैलेंज होना चाहिए जिंदगी में। एक आपकी बुक पीछे रखी है, डायनेमिक डीएम। यस। डायनेमिक का मतलब क्या है इसमें? डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिमान हो, लगातार मेहनत करे, काम करे जनता के लिए, सोचता रहे, दिमाग में भी डायनेमिज्म हो, दौड़ भाग में भी डायनेमिज्म हो, एक्शन में भी डायनेमिज्म हो। डायनेमिक माने कि जो रुके ना, जैसे दिमाग भी ना रुके, दिमाग में भी कुछ चल रहा है, कहने आपके दिमाग में लग रहा है कुछ चल रहा है तो क्या वहाँ भी डायनेमिज्म है? हमेशा नया नया चीज़ सोचो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचो, खुद आगे बढ़ने के लिए सोचो, देश को आगे बढ़ाने, मतलब डायनेमिक होना चाहिए, नॉट स्टैटिक। इसलिए वो डायनेमिक शब्द इज वेरी पॉपुलर वर्ड। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स को हम लोग देखते हैं कोट पैड में, लेकिन आपका गेटअप इतना यूनिक क्यों है और कहाँ से इंस्पायर्ड है? नहीं, मैं अभी 1 महीना 5 दिन तमिलनाडु के चुनाव में था, तो वहाँ का जो हम लोग जैसे धोती कुर्ता पहनते थे, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है शर्ट और धोती। हम लोग जो वो लुंगी टाइप वो पहनते हैं, लुंगी टाइप का, हम लोग उसको लुंगी और शर्ट बोलते, नहीं वो धोती है। अच्छा। तो वहाँ मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने वहाँ एक धोती और कुर्ता खरीद के पहना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा और बॉडी को जो कहते हैं ना कंफर्ट बहुत अच्छा लगा। क्या फिर कई लोगों ने मुझे, एक आध लोगों ने वहाँ गिफ्ट दिया। तो मैंने अब यहाँ सोच रखा है यूपी में कि जब कोई ओकेजन होगा, जैसे रिकॉर्डिंग हुई, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, या कल परसों एक बड़ा इवेंट था, मैं था, तो वहाँ भी मैं वही साउथ इंडियन ड्रेस पहन के गया था, मुझे अच्छा लगा। क्यों? वो कंफर्ट है, ज़्यादा कंफर्ट भी देता है। दूसरे, जब आप कोई नई चीज़ करते हो तो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई फीलिंग आती है। जैसे मैं आज भी साउथ इंडियन ड्रेस पहन के आया हूँ, जितने भी पॉडकास्ट करूँगा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो मेरे 3-4 ड्रेस में खरीद के लाया हूँ वहाँ से साउथ इंडियन। लोग आपसे क्वेश्चन ही करते हैं कि सर ये कैसा ड्रेस है आपका, या लोग तो तारीफ करते हैं सर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो तो मुझे तो यही बोला कि ये आपको अच्छा सूट कर रहा है, और मुझे कंफर्टेबली बहुत अच्छा लग रहा है। कंफर्ट बहुत होता है क्योंकि एयरी होता है ना। और देखिए, कहीं कोई अच्छी चीज मिले तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। दिमाग में कोई बाउंड्री नहीं रखनी चाहिए, ना लैंग्वेज की बाउंड्री रखना चाहिए, ना भाषा की बाउंड्री रखना चाहिए, और ना किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं। जो अच्छी चीज़ कहीं भी मिल जाए उसे अपनाओ और अपना करके आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।